नमस्कार मित्रों, जीव विज्ञान के क्रम में आज एक और महत्वपूर्ण टॉपिक देखने वाले हैं जिसका नाम है ऊतक या फिर टिश्यू। प्रश्नों की संख्या की अगर बात करें तो यहाँ से बहुत ही कम प्रश्न पूछे जाते रहे हैं, लेकिन फिर भी जीव विज्ञान के क्रम में हम इसको छोड़कर आगे नहीं बढ़ सकते। तो यहाँ से क्या क्या प्रश्न बन सकते हैं बहुत ही शॉर्ट में हम यहाँ पर चर्चा करेंगे और इतना कर लेंगे कि कोई भी प्रारंभिक परीक्षा हो वहाँ पर आसानी से आपके सभी प्रश्न हल हो जाए। ठीक, तो चलिए यहाँ पर हम बात करते हैं ऊतक या फिर टिश्यू की। ठीक, चलिए यहाँ पर ऊतकों की बात करें, जीवों की बात करें तो दो प्रकार के जीव होते हैं, एक तो जंतु और दूसरे पादप, है ना। कोशिकाओं की बात करें तो वो भी क्या जंतु में भी पाए जाते हैं और पादपों में भी पाए जाते हैं। वैसे ही ऊतक की बात करें तो ऊतक भी हमारा जंतु में भी और पादपों में भी पाया जाता है। ठीक है ना। अब यहाँ पर ऊतक हमें दो प्रकार के करने हैं, दोनों में क्या डिफरेंस है, कैसे कैसे पाए जाते हैं, उन सब की चर्चा करेंगे। हमने इससे पहले देखा था कोशिका, और कोशिका की तुलना हमने एक ईंट से की थी। जैसे एक एक ईंट करके एक घर का निर्माण हो जाता है, वैसे ही कोशिकाओं के मिलने से क्या होता है, एक शरीर बन जाती है। अगर हम इसको क्रमबद्ध तरीके से देखें तो कोशिका के मिलने से क्या बनता है, ऊतक बनता है। ऊतकों के मिलने से क्या होता है, अंग बनता है ना। अंगों के मिलने से क्या बनता है, अंग तंत्र बनता है, और अंग तंत्रों के मिलने से क्या बन जाता है, हमारा शरीर बन जाता है। तो क्रमबद्धता से देखें तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं, और उसी के क्रम में हम आज यहाँ पर क्या देखने वाले हैं, ऊतक देखने वाले हैं। तो इसके अंतर्गत हम जंतु ऊतक और दूसरा पादप ऊतक देखने वाले हैं। जंतु ऊतक की बात करें तो जंतु ऊतक चार प्रकार के। ठीक, जंतु ऊतक में क्या क्या चीजें हैं, तो चार चीजें हमें देखनी है। पहला क्या है, पेशीय ऊतक, दूसरा है तंत्रिका ऊतक, तीसरा संयोजी ऊतक और चौथा उपकला ऊतक। अंग्रेजी में पेशीय ऊतक को मस्कुलर टिश्यू बोलते हैं, तंत्रिका ऊतक को नर्व टिश्यू बोलते हैं, और संयोजी ऊतक को कनेक्टिव टिश्यू बोलते हैं, उपकला ऊतक को एपिथेलियल टिश्यू बोलते हैं। पादपों में देखें तो इसमें दो कैटेगरी हम देखेंगे, अस्थायी ऊतक जिसे परमानेंट टिश्यू बोलते हैं, और विभाज्योतक ऊतक जिसे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू बोलते हैं। अब इसमें से बारी बारी से हम देखते हुए चलते हैं कि किसका क्या यहाँ पर कार्य है। ठीक, चलिए देखिएगा, सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे जंतु ऊतक की, है ना। जंतु ऊतक यानी कि एनिमल टिश्यू, और एनिमल टिश्यू में हम एक एक चीज़, हमने जो यहाँ पर चार कैटेगरी देखी उन चारों को समझेंगे। जैसे पहले पेशीय ऊतक, फिर तंत्रिका, फिर संयोजी और फिर उपकला। इसको हम बारी बारी से समझते हुए चलते हैं किसका यहाँ पर क्या कार्य है। सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पर पेशी ऊतक, अंग्रेजी में क्या होता है, मस्कुलर टिश्यू। इसमें भी देखा जाए तो ये तीन प्रकार के यहाँ पर ऊतक देखने को मिलता है। सबसे पहला जो है उसे हम बोलते हैं रेखीय, है ना। रेखीय पेशी ऊतक, इसे हम ऐच्छिक भी बोल लेते हैं। क्यों? ऐसे ऊतकों की बात करें तो ये कहाँ पाया जाता है, ये हड्डियों से जुड़ा होता है। जैसे हमारा शरीर है, शरीर में आधार संरचना जो होती है वो हड्डियों के द्वारा यहाँ पर प्रदान की जाती है। तो ऐसे जो ऊतक होते हैं रेखीय ऊतक, वो हड्डियों से जुड़े होते हैं ना। जितनी भी हमारी हड्डियाँ हैं इन सभी हड्डियों से जुड़ी होती है, और हम क्या कर सकते हैं, इसमें अपने अनुरूप गति ला सकते हैं। यानी कि ये ऐच्छिक है, इसमें जो भी कार्य करना है वो अपनी इच्छा अनुसार कर सकते हैं। हमारी मर्जी, पैर बढ़ाएं ना बढ़ाएं, है ना, हाथ जिधर मर्जी उधर घुमाएं, तो ये सारी की सारी क्या है, इच्छा अनुसार कार्य करती है। तो ये जो रेखीय पेशी ऊतक कहाँ पाई जाती है, हड्डियों से जुड़ी होती है, और ये इच्छानुसार कार्य करती है। और इच्छानुसार कार्य के साथ साथ इसकी एक डीमेरिट भी है। डीमेरिट की बात करें कि ये जल्दी थक जाती है। जैसे मान लीजिए हम हाथ से कार्य कर रहे हैं, हाथ से कार्य करेंगे तो क्या होगा, ये जल्दी थक जाएगा। और थकने का कारण क्या होता है कि जिस अंग से हम ज़्यादा कार्य करते हैं वहाँ पर ऑक्सीजन की ज़्यादा आवश्यकता होती है, और ज़्यादा ऑक्सीजन की पूर्ति ना होने के कारण वहाँ पर लैक्टिक एसिड बनता है। लैक्टिक एसिड की वजह से वहां पर क्या होता है, वो अंग हमारा दर्द करने लगता है। तो यहां पर रेखीय पेशी ऊतक की हमेशा याद रखिएगा, ये हड्डियों से जुड़े होते हैं, इच्छानुसार कार्य करते हैं और जल्दी थक जाते हैं। दूसरा होता है हमारा अरेखीय, जिसे हम अनैच्छिक भी बोल लेते हैं। तो अरेखीय पेशी ऊतक की बात करें तो ये हड्डियों से जुड़ा हुआ नहीं होता है ना। सबसे पहली बात, ऐसे ऊतक हड्डियों से अलग होते हैं, हड्डियों से जुड़े हुए होते हैं। ये ऐच्छिक नहीं होते, ये ऑटोमेटिक होते हैं।
खुद ब खुद ये कार्य करते हैं। जैसे हम यहाँ पर बात करें, जो हमारी किडनी है, लीवर है, आंत है, ये सभी इसके अंतर्गत आ जाती है। तो ये क्या है, इच्छानुसार कार्य नहीं करती है, ये ऑटोमेटिक अपना चलते रहती है। और विशेषता इसकी है कि ये थकती नहीं है। अगर ये थक जाए तो हमारा जीवन ही समाप्त हो जाएगा। अगर किडनी कार्य करना बंद कर दे तो क्या होगा, है ना, लीवर कार्य करना बंद कर दे, आंत काम करना बंद कर दे, तो जो भी हम खा रहे हैं पचेगा नहीं, आंत पचा नहीं पाएगा, शरीर को एनर्जी नहीं मिलेगा, जीवन की समाप्ति हो जाएगी। तो जो भी अरेखीय प्रकार के पेशी ऊतक होते हैं वो हड्डियों से अलग होते हैं। जैसे एग्जांपल में किडनी, लीवर, आंत आदि हो गए, ठीक है ना। उसके बाद एक और होता है हमारा हृदयक पेशी। हृदयक पेशी की बात करें तो आरेखीय का ही एक प्रकार होता है, लेकिन ये जो बना होता है ये अलग प्रकार के पेशियों से बना होता है, इसलिए अलग से इसको हम अलग कैटेगरी के अंतर्गत रख दिए। तो इसके अंतर्गत पेशी ऊतक के अंतर्गत 3 प्रकार के टिश्यू आपको देखने को मिलेंगे, रेखीय, अरेखीय और हृदयक पेशी। ठीक, चलिए अगला हम देखते हैं। पेशियों के बाद हमने देखा था यहाँ पर तंत्रिका ऊतक। तंत्रिका ऊतक यानी कि नर्व टिश्यू, है ना। और नर्व टिश्यू की बात करें तो नर्वस सिस्टम आपने पढ़ा होगा। जैसे शरीर के विभिन्न जो भी क्रियाएं हैं उन सभी का नियंत्रण और नियमन जो होता है वो किसके द्वारा, तंत्रिका तंत्र यानी कि नर्वस सिस्टम के द्वारा होता है। और नर्वस सिस्टम की जो भी चीजें बनी होती है वो किसकी बनी होती है, तंत्रिका ऊतक की बनी होती है। और ये तंत्रिका ऊतक की बात करें तो इसका निर्माण तंत्रिका कोशिकाओं से बना होता है। तो यहां पर तंत्रिका ऊतक जो है वो क्या है, इससे क्या बनता है, जो भी शरीर की विभिन्न क्रियाएं होती हैं उन सभी का नियमन नियंत्रण करने वाली जो भी प्रक्रिया है तंत्रिका तंत्र के द्वारा होता है। और ये जो बना होता है ये तंत्रिका ऊतक का, और तंत्रिका ऊतक किससे, तंत्रिका कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां पर अगला है हमारा संयोजी ऊतक। अंग्रेजी में बोलते हैं कनेक्टिव टिश्यू, यानी कि एक दूसरे से कनेक्ट करना। नाम से ही हमें क्या, नाम से ही यहाँ पर सारी चीजें निकालनी है। कनेक्टिव टिश्यू यानी कि संयोजी ऊतक। अब यहाँ पर बात करें तो इसकी जो उत्पत्ति होती है, ये प्रश्न के रूप में पूछा जा सकता है। इसकी जो उत्पत्ति होती है वो भ्रूण के मेसोडर्म से इसकी उत्पत्ति होती है। कहाँ से, भ्रूण के मेसोडर्म से इसकी उत्पत्ति होती है। और शरीर में बात करें तो शरीर में सबसे ज्यादा अगर कोई ऊतक पाई जाती है तो वो कौन सी, हमारी कनेक्टिव टिश्यू पाई जाती है, यानी कि संयोजी ऊतक पाई जाती है। तो जब भी प्रश्न में पूछें कि शरीर में निम्न में से कौन सा ऊतक सबसे ज्यादा पाया जाता है तो हमारा क्या होगा, संयोजी ऊतक। कितना, लगभग 30%। जितना भी हमारा ऊतक है उन ऊतकों का लगभग 30% हिस्सा जो है वो संयोजी ऊतक का होता है। ठीक है ना। अब इसके कार्य की बात करें, इसके कार्य क्या क्या है, तो सबसे पहला कार्य क्या है कि ये अंगों को सहारा देता है। अंगों को सहारा देता है। जैसे हमारा हड्डी हो गया जिसे अस्थि बोलते हैं, और उपास्थि यानी कि हड्डी का अविकसित रूप, पूर्णतः हड्डी नहीं है। जैसे हमारी कान की ये हड्डी हो गई जो मुलायम प्रकार की होती है, नाक की हो गई, तो ये सभी उपास्थियां होती है। तो हड्डी और उपास्थि ये क्या है, सबसे पहला कार्य क्या है इसका कि अंगों को सहारा देता है। अगर हड्डी ना हो तो हमारी जो संरचना है ऐसी खड़ी नहीं रहेगी, गिर जाएगी, गोल हो जाएगी। ठीक है ना। तो पहला कार्य क्या है इसका, अंगों को सहारा देना, हड्डी और उपास्थि के माध्यम से। ठीक, दूसरा कार्य देखें तो अंगों में उपस्थित दूसरे ऊतकों को एक दूसरे से बांधना, है ना, एक दूसरे से जोड़ कर रखते हैं, क्योंकि इसका नाम ही क्या है, कनेक्टिव। एक दूसरे से जोड़ कर रखते हैं एक दूसरे को। तो दूसरा कार्य इसका ये है। तीसरा कार्य देखें तो तीसरा कार्य है कि ये क्या करती है, वसीय ऊतक जैसे है ना, ये संग्रहण का कार्य भी करती है। जैसे हमारा वसीय ऊतक है वहां पर क्या होता है, वसा का संग्रहण किया जाता है। तो यहां पर क्या होता है, कनेक्टिव ऊतक में ये वसा का मतलब ये संग्रहण का भी कार्य करता है। दूसरा हम आगे देखें अगला कार्य, तो अगला कार्य क्या है, संवहन का कार्य भी करती है। जैसे हमारा रुधिर है, रुधिर और लिम्स जिसे हिंदी में लसिका बोलते हैं, आपने देखा होगा। तो इन सब के माध्यम से क्या होता है, शरीर के एक दूसरे भाग को ये कनेक्ट करके रखते हैं। यानी कि जो भी चीजें हैं स्थानांतरण इसी के माध्यम से होता है। अगर ये कहीं पे ऑक्सीजन ना पहुंचाए, भोजन ना पहुंचाए तो क्या होगा, वहां की जो हमारी कार्यशैली है ना, ये कार्य करने वाला
जो भी यहाँ पर कार्य होता है वो नहीं हो पाएगा, यहाँ ऊर्जा ही नहीं मिल पाएगा तो हमारा हाथ चल ही नहीं पाएगा, ठीक है ना। तो ये क्या करती है, कनेक्ट करके रखती है, किसके रूप में, रुधिर और लसिका, अंग्रेजी में ब्लड और लिम्स बोलते हैं। और अगला कार्य देखें तो ये रक्षा का भी कार्य करती है। रक्षा का कार्य कैसे, संवहन ऊतक की जो प्लाज्मा कोशिकाएं होती है वो एंटीबॉडी का स्रावन करती है ना। किसका, संवहन ऊतक जो भी होती है, संवहन ऊतक जो भी है ये क्या करती है, इसकी जो प्लाज्मा कोशिकाएं हैं वो एंटीबॉडी का निर्माण करती है, श्रवण करती है, जो क्या करता है, देखा जाए तो जीवाणु है, जीवाणुओं से रक्षा करता है, और साथ ही साथ जो भी बाहरी पदार्थ है जिससे हमारे शरीर को नुकसान होने वाला है उससे भी हमारी रक्षा करता है, ठीक है ना। तो स्क्रीनशॉट सबका लेते हुए चलिएगा ताकि भविष्य में पढ़ने में दिक्कत ना हो और रिवीजन आसानी से यहाँ पर हो पाए, ठीक है ना। चलिए यहाँ पर जंतु कोशिका का अंतिम देखते हैं, और अंतिम क्या है, उपकला ऊतक, जिसे अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, एपिथेलियल टिश्यू बोलते हैं। इसका कार्य क्या है, इसका कार्य क्या है, अगर देखें तो ये त्वचा और खोखले जो अंतरांग यानी कि अंदर के जो अंग होते हैं इनके बाहरी और भीतरी भागों का रक्षात्मक आवरण बनाते हैं, है ना। किसका, जो अंतरांग है उन अंतरांगों के, मान लीजिए यहाँ पर कोई हम लीवर ही ले लिए, ये लीवर की संरचना हो गई, तो उसमें एक बाहर भीतरी परत भी होगा, एक बाहरी परत भी होगा, तो दोनों ही परतों पर ये क्या करती है, रक्षात्मक आवरण का निर्माण करती है जिससे उसको सुरक्षित रखा जा सके। तो उपकला ऊतक जो है क्या करती है कि त्वचा और त्वचा के साथ साथ जो भी खोखले अंतरांग हैं उन सभी के बाहरी और भीतरी भागों का रक्षात्मक आवरण का निर्माण करती है। और ठोस अंतरांगों में हम क्या देख सकते हैं, हमारा जीभ है ना, ठोस प्रकार का है, और अंदर का अंग है, गुर्दा है, यकृत है, ये सभी के सभी क्या है, अंतरांग हैं, और इन सभी के रक्षा हेतु ये बाहरी और भीतरी परतों पर क्या करता है, रक्षात्मक आवरण का निर्माण कर देता है। ठीक, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे हम देखते हैं पादप ऊतक। मैं उतना ही बता रहा हूं जहां से प्रश्न पूछे गए हैं, नहीं तो इसमें पीएचडी करने जाएं तो बहुत सारी चीज़ें हैं, एक चीज़ को हम कई क्लास में हम पढ़ सकते हैं, लेकिन सिलेबस में क्या लिखा हुआ है, सामान्य विज्ञान, यानी कि उतनी जानकारी आपको होनी चाहिए जिससे जीवन में कुछ भी दिक्कत ना आए, हर एक चीज़ समझ में आ जाए। ठीक, यहाँ पर हम आगे देख रहे हैं प्लांट ऊतक, यानी कि प्लांट टिश्यू, पादप ऊतक। इसमें हमने देखा था दो प्रकार, एक क्या है अस्थाई प्रकार का और दूसरा होता है विभाज्योतक। अब दोनों को समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले अगर अस्थाई की बात करें तो अस्थाई ऊतक की हम बात करें तो अस्थाई ऊतक वे ऊतक होते हैं जिनमें अब विभाजन की क्षमता समाप्त हो जाती है, और विभाजन की क्षमता समाप्त हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, अस्थाई हो जाएगा। विभाजन होगा तभी तो उसमें वृद्धि होगी, है ना, कोशिका का विभाजन होगा, है ना, कोशिका का विभाजन होगा और विभाजन के परिणाम स्वरूप ही क्या होता है, वृद्धि होता है ना। तो ये जो कोशिकाएं होती है अस्थाई कोशिकाएं, इसमें विभाजन की क्षमता समाप्त हो जाती है। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ हूं मैंने, विभाज्योतक ऊतक के बने होते हैं, है ना, अस्थाई ऊतक जो है ये विभाज्योतक ऊतक के ही बने होते हैं, परंतु इसमें विभाजन की क्षमता नहीं होने के कारण ये अस्थाई ऊतक में बदल जाते हैं। बने किसके हैं, विभाज्योतक के, यानी कि प्रारंभ में देखें तो इसमें विभाजन हो रहा था, लेकिन बाद में विभाजन की क्षमता समाप्त हो गई और ये अस्थाई रूप में परिवर्तित हो गए। अब इसमें देखें तो ये तीन प्रकार के होते हैं, कौन कौन से, सबसे पहला हम देख सकते हैं संरक्षी ऊतक। संरक्षी ऊतक यानी कि नाम से ही हमें पता चल रहा है संरक्षण हेतु, जैसे कि ऊतक की जो मोटी भित्तियां है ना, मोटी भित्तियों की कोशिकाएं होती है वो इससे बनी होती है, ठीक है ना, ऊतक की मोटी भित्तियों की कोशिकाओं से बनी होती है। जैसे हम देख सकते हैं जो हमारा पत्ती है ना, पत्ती, तना, जड़ आदि की सतह पर ये पाया जाता है, ठीक है। तो ये क्या है, संरक्षी ऊतक संरक्षण प्रदान करता है, और कहाँ पाया जाता है कि ऊतक की जो मोटी भित्तियां होती है, भित्तियों की कोशिकाओं से ये बना होता है ताकि ये संरक्षण आसानी से प्रदान कर सके। और कहाँ पाया जाएगा, पत्ती, तना, जड़ आदि की सतहों पर पाया जाएगा ताकि ये संरक्षण दे पाए। क्यों, क्योंकि ये अस्थाई है, इसमें विभाजन नहीं होने वाला। ठीक, अगला देखें तो अगला क्या है, आलवी ऊतक, है ना। गांव देहात में एक शब्द होता है कि थोड़ा सा आलव दे यानी कि सहारा दे,
ठीक है ना। तो आलवी ऊतक की बात करें तो इसका मुख्य कार्य क्या है कि पौधों के विभिन्न भागों को यह सहारा देता है। जैसे पत्ती हो गई, है ना, पत्ती हो गई, है ना, तो पत्ती में जो डंठल होता है उन डंठलों में क्या पाया जाता है, आलवी ऊतक पाया जाता है। तो आलवी ऊतक कहाँ पाया जाता है, पत्तियों की डंठल में। मुख्य कार्य क्या है कि पौधों के विभिन्न भागों को ये सहारा देता है। उसके बाद अगला हो जाता है संवाहक ऊतक, है ना, संवाहक यानी कि संवहन करने वाला, इसी से आपको समझ जाना है। ये क्या करता है, संवहन, किस चीज का, तरल पदार्थों का संवहन होगा, ठीक है ना। तो तरल पदार्थों को ऊपर नीचे आने जाने के लिए यह मार्ग प्रशस्त करता है। कौन, संवाहक ऊतक। अब इसमें दो शब्द है जहां से कई बार प्रश्न पूछे गए हैं, प्रश्न अधिकतर यहीं से पूछे गए हैं, अगर कोशिका से पूछे गए हैं तो दो शब्द आपको दिखाई देगा, एक है जाइलम और दूसरा है फ्लोएम। प्रश्न पूछा गया है कि निम्न में से जाइलम का क्या कार्य है। तो जाइलम की बात करें तो ये क्या करता है, ये कहाँ है, जो मान लीजिए पौधा है, ठीक, ये हमारा मान लीजिए पेड़ है, ठीक, ये पेड़ हो गया। इसकी बात करें जाइलम की तो ये तने के अधिकेंद्र की तरफ स्थित रहता है। तना जहां है, तना के अधिकेंद्र की तरफ ये स्थित रहता है। क्यों, कारण क्या है, कारण ये है कि जो भी खनिज पदार्थ है ना, जो भी खनिज पदार्थ नीचे से आया जड़ों के माध्यम से, तो जो भी खनिज पदार्थ है उन सभी को ये क्या करता है, यहाँ से ऊपर भेज देता है। तो ऊपर भेजने के लिए तभी भेज पाएगा जब उसी के पास हो। तो जाइलम क्या करता है, ये कहाँ अवस्थित होता है, तने के अधिकेंद्र में। अधिकेंद्र आप सभी को पता होगा, फिजिक्स में पढ़ा होगा। तो तने के अधिकेंद्र के पास ये स्थित होता है और ये क्या करता है कि जो भी नीचे से खनिज पदार्थ हैं, जो भी खनिज पदार्थ जड़ के माध्यम से आए, इसको पौधे के अन्य भागों तक क्या कर देता है, स्थानांतरित कर देता है, ठीक। उसके बाद फ्लोएम की बात करें तो फ्लोएम की बात करें तो ये जाइलम के बाहर की तरफ स्थित होता है। मान लीजिए जाइलम यहाँ है तो फ्लोएम यहाँ होगा, मान लीजिए एक तना यहाँ है तो जाइलम यहाँ है तो फ्लोएम यहाँ होगा। यानी कि फ्लोएम जो है ये जाइलम के बाहर की तरफ स्थित होता है। और इसका कार्य क्या है, अब दूसरा कार्य क्या है कि पत्तियां जो होती है प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से क्या बनाती है, ऊर्जा उत्पन्न करती है ना, ऊर्जा उत्पन्न करती है, भोजन बनाती है। तो फ्लोएम का काम क्या है कि पत्तियों द्वारा जो भी भोजन संश्लेषित किया जाता है उसको ऊपर नीचे की तरफ भेजता है। यानी कि जो हमारा पेड़ है, पौधा है, पौधे के हर भाग तक जो भी पत्तियों के द्वारा भोजन संश्लेषित किया जाता है वो फ्लोएम के द्वारा पौधे के हर एक हिस्से तक भेजा जाता है। तो ये आपको यहाँ पर पता होना चाहिए। अब अस्थाई की बात करते हैं आगे, ठीक। देखिएगा किताबों में क्या मिलेगा, किताबों में मिलेगा अस्थाई ऊतक के तीन भाग, है ना, कौन कौन सी, पहला हो गया साधारण ऊतक, दूसरा हो गया जटिल ऊतक और तीसरा हो गया विशिष्ट या स्रावी ऊतक। बात वही है, ठीक है ना। अब साधारण ऊतक अंग्रेजी में बोलते हैं सिंपल टिश्यू। इसकी बात करते हैं तो इसमें भी तीन भाग आपको देखने को मिलेगा। मृदुतक, है ना, सिंपल टिश्यू के अंतर्गत तीन भाग देखने को मिलेगा। पहला क्या है, मृदुतक। और मृदुतक की बात करें तो ये क्या करता है, पौधों के सभी मुलायम भागों में ये पाया जाता है। मृदुतक जो है वो क्या है, पौधे के सभी मुलायम भागों में पाया जाता है। जैसे सभी मुलायम भाग कहां देखेंगे, जो भी हम फल खाते हैं तो फल का जो गुद्दा होता है वो बहुत मुलायम होता है, तो वहां पर क्या पाया जाएगा, क्या पाया जाएगा, मृदुतक पाया जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद वलकुट मज्जा जो होता है उसमें पाया जाएगा। उसके बाद कई ऐसे पौधे होते हैं जिनका बाह्य त्वचा जो है वो मुलायम होता है, तो वहां पर भी क्या पाया जाएगा, मृदुतक पाया जाएगा। इसका मुख्य कार्य देखिए, मुख्य कार्य क्या है, तो ये खाद्य पदार्थों का संचयन करता है। आम जो है, आम हम खाते हैं, आम का गुदा है, तो क्यों खाते हैं, क्योंकि उसमें खाद्य पदार्थ पौधे अपना संचय किए हैं और उसी का फायदा हम उठाते हैं, हम उससे एनर्जी ले लेते हैं। तो इन यहाँ पर क्या होता है, मृदुतक में क्या होता है, खाद्य पदार्थों का संचयन होता है। जैसे हमारा प्रोटीन हो गया, वसा हो गया, इन सब का संचयन यहाँ पर किया जाता है। उसके बाद इसका अगला भाग क्या है, स्थूल कोड़। स्थूल कोड़, अब स्थूल कोड़ की बात करें तो इसकी संरचना भी देखें तो किसके समान, इसकी संरचना भी मृदुतक के समान ही होती है, लेकिन इसमें अंतरकोशिकीय स्थान नहीं पाया जाता। अंतरकोशिकीय स्थान की बात करें तो मृदुतक में कई ऐसे पौधे हैं जिसमें
अंतर कोशिकीय स्थान होता है। जैसे कोशिका है, कोशिकाओं के बीच में खाली स्थान होता है जिसमें हवा भर जाता है। जैसे जलीय पौधे आप देखते हैं तो जलीय पौधे तैरते क्यों रहते हैं? क्योंकि उनकी अंतर कोशिकाओं में स्थान, खाली स्थान होता है जिसमें हवा भरा रहता है, परिणामतः वो तैरते रहते हैं, तो वो मृदुतक के अंतर्गत आते हैं। जबकि स्थूल कोर की बात करें तो इसकी भी संरचना समान ही होती है, लेकिन इनके अंतर कोशिकीय स्थान नहीं पाया जाता इनमें, ठीक है ना। और उसके बाद अंतिम देखें इसके अंतर्गत, साधारण ऊतक के अंतर्गत तो दृढ़ ऊतक है। अब दृढ़ ऊतक में भी दो प्रकार, तो पहले देखते हैं दृढ़ ऊतक का कार्य क्या करता है। तो ये पौधों को यांत्रिक शक्ति प्रदान करता है ना, पौधों को यांत्रिक शक्ति प्रदान करता है। जैसे इसमें दो प्रकार है, दृढ़ोतक तंतु। दृढ़ोतक तंतु क्या करते हैं, ये कहाँ पाए जाते हैं? तो जितने भी रेशे वाले पौधे आप देखते होंगे जिससे रेशे निकाले जाते हैं, तो उन सब में ये पाए जाते हैं दृढ़ोतक तंतु। जैसे सनई देखे होंगे आपने, है ना, कपास, पटसन, जूट, नारियल, ये सभी जो भी पौधे हैं, पेड़ हैं, इन सब में दृढ़ोतक तंतु पाया जाता है। और दूसरा होता है दृढ़ कोशिकाएं। दृढ़ कोशिकाओं की बात करें तो जो नाशपाती है, शरीफा है, अमरूद है, तो नाशपाती, शरीफा, अमरूद जैसे फलों के गुदे, तने के वालकूट, मज्जा, फ्लोएम, बीजावरण और साथ ही साथ दृढ़ता प्रदान करने का ये कार्य करता है। कौन? दृढ़ कोशिकाएं, ठीक है ना, नाम से ही दृढ़ है, बहुत मजबूत है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं जटिल ऊतक। जटिल ऊतक की बात करें, जटिल कोशिकाएं, जटिल ऊतक रखिएगा, है ना। तो इसकी अगर बात करें तो ये क्या है? ये जो कोशिकाएं हैं सामूहिक रूप से एक इकाई का कार्य करते हैं ना, सामूहिक रूप से एक इकाई का कार्य करते हैं। जैसे हम देख सकते हैं, वहीं हमने अब बात की जाइलम और फ्लोएम। तो जाइलम सामूहिक रूप से क्या करते हैं? जल का संवहन करते हैं। फ्लोएम सामूहिक रूप से क्या करते हैं? जो भी ऊर्जा है जो पत्तियों द्वारा यहाँ पर उत्पन्न की गई उसको शरीर के विभिन्न भागों तक भेजते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर बात करते हैं जाइलम की, तो इसका मुख्य कार्य क्या है? जल का संवहन, खनिज लवणों का संवहन। और इसमें भी 4 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है। कौन कौन सी? सबसे पहली देखें तो यहाँ पर क्या है? वाहिनिकाएं। वाहिनिकाएं ये क्या करती है? जल द्वारा जो भी खनिज लवण अवशोषित किया जाता है उसको पत्तियों तक पहुंचाता है, और साथ ही साथ जो कोमल अंग होते हैं, कोमल अंग को ये सहारा भी देता है, ठीक है ना। तो वाहिनिकाओं की बात करें तो मुख्य कार्य क्या है कि जड़ों के द्वारा जो भी जल अवशोषित किया जाता है, खनिज लवण अवशोषित किया जाता है, वो सभी के सभी पत्तियों तक पहुंचाने का जो कार्य होता है वो वाहिनिकाओं का होता है। और वाहिनिकाएं साथ ही साथ क्या करती है? जो भी कोमल अंग होता है, कोमल अंगों को सहारा प्रदान करती है। दूसरा यहां पर देखें तो दूसरा है वाहिकाएं। पहली क्या थी? वाहिनिकाएं, दूसरी क्या है? वाहिकाएं। और वाहिकाओं का भी कार्य देखें तो क्या है? जल तथा पोषक पदार्थों का संवहन करना, और साथ ही साथ ये भी पौधों को दृढ़ता प्रदान करती है, ठीक। उसके बाद देखें तो अगला है दारू या काष्ठ मृदुतम। दारू या काष्ठ मृदुतम, और इसका कार्य क्या है? तो आप देख सकते हैं जो मंड होता है, मंड और वसीय पदार्थों का संचय किया जाता है दारू या काष्ठ मृदुतम के द्वारा। और अगला देखिए, अगला है हमारा काष्ठ तंतु। और काष्ठ तंतु की बात करें तो ये पौधों को दृढ़ता प्रदान करता है। जितनी चीजें मैंने लिखा है बस इतना याद रख जाए, आसानी से प्रारंभिक परीक्षा में एक भी प्रश्न नहीं छूटने वाला, ठीक। अब बात करते हैं फ्लोएम की, है ना, अंग्रेजी में भी फ्लोएम ही होता है, ठीक। फ्लोएम का कार्य क्या है कि पत्तियों में जो भी खाद्य पदार्थ बनता है उन पदार्थों का संवहन करना इसका मुख्य कार्य होता है। और इसकी भी बात करें तो इसमें भी 4 प्रकार की कोशिकाएं देखने को मिलती है। पहला है चालनी नलिकाएं, दूसरा है सखी कोशिकाएं। दोनों का कोई मुख्य कार्य तो यही है, अलग से कोई विशेष कार्य नहीं है। अगला क्या है? फ्लोएम मृदुतक। इसमें देखें तो ये कार्य तो करना ही है, पत्तियों में बने खाद्य पदार्थों को भेजना, साथ ही साथ ये भोजन संचय का कार्य भी करती है। अतिरिक्त हो गया तो उसका संचय कर ली, बाद में क्या करेगी? स्थानांतरित कर देगी। और अगला क्या है? फ्लोएम तंतु। और फ्लोएम तंतु की बात करें तो ये पौधों को यांत्रिक शक्ति प्रदान करते हैं, ठीक है ना। तो ये हो गए हमारे जटिल कोशिकाएं। आगे देखते हैं, आगे हम बात करें विशिष्ट या स्रावी ऊतक, है ना, विशिष्ट या स्रावी ऊतक,
ठीक, अब यहाँ पर समझते हैं कि इसका कार्य क्या है। देखिए, स्रावी ऊतक की बात करें तो ये भी दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है ग्रंथिल ऊतक, जिसे अंग्रेजी में बोलते हैं ग्लैंडर टिश्यू, और दूसरा होता है रबर छीरी ऊतक, जिसे अंग्रेजी में बोलते हैं लेटिसिफेरोस टिश्यू, लेटिसिफेरोस टिश्यू। दोनों में क्या अंतर है समझने का प्रयास करते हैं। ग्रंथि यानी कि ग्रंथ जैसा आपको दिखाई दे रहा होगा, पत्तों के ऊपर कई बार आपने देखा होगा, है ना, पत्तों के ऊपर क्या होता है, ऐसे ऐसे गोल गोल ग्रंथि जैसे बनी रहती है, वो सभी क्या है, ग्रंथिल टिश्यू है। तो हम इसको समझ सकते हैं, मैंने यहाँ पर लिखा है कि त्वचा के बाह्य त्वचा के ऊपर पौधों के, है ना, पौधे यहाँ पर होगा, पौधों के बाह्य त्वचा के ऊपर या शरीर के भीतरी भागों में अनेक कोशिकाओं के पुंज से जो ग्रंथि बनी होती है उसी को हम ग्रंथिल ऊतक कहते हैं, है ना। त्वचा, ठीक है ना, त्वचा हो गया, पौधे या फिर पत्ती, यहाँ पर पत्ती भी कर लीजिएगा, पत्ती का जो बाह्य त्वचा है या फिर पौधे का जो बाह्य त्वचा है, कई बार आपको दिखाई दे रहा होगा, इस पर गोल गोल ग्रंथि जैसा बना रहता है। साथ ही साथ शरीर के भीतरी भागों में भी अनेक कोशिकाओं की जो पुंज होती है उसी को हम क्या बोलते हैं, स्रावी ऊतक बोलते हैं। और यहाँ पर क्या होता है, अनेक प्रकार के पदार्थों का श्रवण होता है, जैसे फल भी इसके अंतर्गत हम देख सकते हैं, है ना, जैसे नींबू हो गया, तो नींबू में जो रस बना होता है वो क्या है, ग्रंथिल प्रकार का है, और उसमें रस का क्या हो रहा है, रस का संचयन हो रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पर अनेक प्रकार के खाद्य पदार्थों का संचयन होता है, इसी को हम क्या बोलते हैं, ग्रंथिल ऊतक। तो फलों को हम इसके अंतर्गत रख सकते हैं। दूसरा, रबर छीरी ऊतक की बात करें तो ये क्या है, ऐसे ऊतक जो है, ये ऐसे ऊतक जड़ या तने के वालकुट प्रदेशों में पाए जाते हैं, ठीक है ना। जैसे आपने देखा होगा जो चिपचिपा तरल पदार्थ होता है, जो इसमें कैसा सफ़ेद या फिर पीला प्रकार का गाढ़ा व जलीय तरल पदार्थ होता है। जैसे हम पौधों को काटते हैं, है ना, तो उसमें से तरल पदार्थ जो निकलता है वो सारा का सारा क्या है, रबर छीरी ऊतक है। यानी कि ये क्या है, इसमें क्या होता है, कहाँ पाया जाता है, ये जो है जड़ और तनों के जो वालकुट प्रदेश होते हैं, वालकुट प्रदेशों में पाए जाते हैं, और इसमें सफ़ेद या फिर पीले प्रकार का क्या पाया जाता है, जलीय तरल पदार्थ, जिसे हम क्या बोलते हैं, लेटेक्स बोलते हैं, है ना, लेटेक्स बोलते हैं, ठीक है ना, वो सारे पाए जाते हैं। रबर भी क्या है, रबर भी इसी से बनाए जाते हैं। तो इसीलिए इसका नाम क्या है, रबर छीरी ऊतक, इसी से जो निकलता है उसी से रबर बनाया जाता है। और अंतिम चीज़ हम यहाँ पर देखते हैं, अंतिम क्या है, हमने देखा विभाज्योतक ऊतक, है ना, अंग्रेजी में बोलते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। इसका मतलब क्या होता है, इसका कार्य क्या है कि जो भी पौधे हैं, पौधे के कुछ निश्चित भाग में ही वृद्धि आप देखते होंगे। जैसे हमने पौधा लगाया, है ना, जैसे हमने पौधा लगाया, पौधा यहाँ पर क्या हो गया, बड़ा हो गया, ठीक है ना, पौधा यहाँ पर क्या हो गया, बड़ा हो गया। लेकिन जैसे जैसे ये बड़ा हो जाता है, कुछ भागों में क्या होता है, वृद्धि रुक जाती है, और कुछ निश्चित भागों में ही वृद्धि होती रहती है। जैसे यहाँ पर क्या, हमारा जो नीचे वाला तना होता है, इसमें वृद्धि क्या हो जाता है, रुक जाता है ना, और ऊपर जो पत्तियां है, ऊपर वाले तने, ये वृद्धि होते रहते हैं। तो पौधों में हम क्या देखते हैं कि कुछ निश्चित भागों में ही वृद्धि हो पाती है, और एक किसकी वजह से, विभाज्योतक ऊतक। संयोजी ऊतक क्या हो गया, जो संयोजी ऊतक में हो गया, यानी कि वहाँ पर विभाजन की क्षमता समाप्त हो गई, यानी कि वैसे भागों में क्या होगा, विभाजन नहीं होगा तो वृद्धि नहीं होगी। और विभाज्योतक की बात करें तो ऐसे क्षेत्रों में क्या होगा, विभाजन होगा, विभाजन होने से कोशिकाओं की संख्या बढ़ेगी, ऊतकों की संख्या बढ़ेगी, परिणामतः इसमें वृद्धि देखने को मिलती है। तो ये क्या है, विभाज्योतक। और विभाजन कैसे होता है, हमने देखा था 3 प्रकार की कोशिकाओं में विभाजन होता है। तो यहाँ पर क्या होगा, वृद्धि के लिए समसूत्री विभाजन। तो पौधों में जो भी वृद्धि है, वृद्धि के लिए अगर कोई जिम्मेदार ऊतक है तो वो कौन सा है, विभाज्योतक ऊतक। ये पौधों में वृद्धि के लिए जिम्मेदार होता है, क्योंकि ये हमेशा समसूत्री विभाजन करते रहता है। इससे नए प्रकार के टिश्यू बनते हैं, ऊतक बनते हैं, अंग बनते हैं, ठीक है ना, और ये वृद्धि होते रहते हैं, ठीक है ना। तो ये था हमारा पूरा टॉपिक ऊतक से संबंधित। बहुत ही छोटे में मैंने पूरे टॉपिक को कवर करने का प्रयास किया है। अगर इतना कर लेते हैं तो भविष्य में प्रारंभिक परीक्षा में कहीं से भी प्रश्न पूछे जाए, इससे आपका सारा का सारा हल हो जाएगा। ठीक, तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ। धन्यवाद।